Hello guys, welcome to my channel. It's Madhu in front of you with another video of inorganic chemistry. So, we were studying D block elements. And in that, we were studying the first part of it, which was first transition series. It means 3D series. In the last video, we have discussed about the trends of atomic size in first transition series. In this video, we're going to discuss about ionization potential and reactivity and its trends in first transition series. So, first of all, let's understand what is आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर इसको हिंदी में बोले तो आयनन विभव। आयनन विभव सबसे पहले समझ लेते हैं कि आयनन विभव होता क्या है। आयनन विभव यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसको आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनन ऊर्जा। अब हम देखते हैं कि आयनन ऊर्जा होती क्या है। आयनन ऊर्जा, आयनन का मतलब क्या होता है? आयनन का मतलब क्या समझते हैं हम? आयन से कुछ आयन और ऊर्जा यानी एनर्जी, यानी कि भाई कोई एनर्जी होगी जो कि आयन से रिलेटेड होगी। एक्चुअल में क्या होती है कि आयन बनाने के लिए रिक्वायर्ड ऊर्जा। अब आयन कौन सा? आयन तो हमारे पास दो होते हैं ना, एक तो हमारे पास होते हैं कैटायन और एक होता है एनायन। आयन तो दो होते हैं हमारे पास, कैटायन और एनायन, बट यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओनली कैटायन के बारे में, यानी कि एक ऐसी एनर्जी जो आयन को बनाने में यूज़ हो रही है। और किस आयन को? कैटायन को। इसका मतलब अब कैटायन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एमिट करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं किसी भी एटम से, या फिर ये कहें कि किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन्स त्यागे जाते हैं। यानी कि किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन्स त्यागे जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स त्यागने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है, यानी कि ऐसी ऊर्जा जो किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन्स त्यागने के लिए चाहिए होती है, उसको आयनन ऊर्जा कहते हैं। आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसको बोलते हैं? कि वह ऊर्जा जो किसी भी एटम से तो इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे, एटम से, न्यूट्रल एटम से, इसको बोले उदासीन या फिर न्यूट्रल एटम से। तो किसी भी न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन्स एमिट या फिर त्यागे जाते हैं और उसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी उसको हम आयनन ऊर्जा कहेंगे, या फिर ये कहें द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द outermost shell of any atom या फिर ऑफ एनी न्यूट्रल एटम, यानी कि किसी भी उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। किसी भी उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आईपी कहलाती है, यानी फिर आयनन ऊर्जा कहलाती है। यानी कि बात ये हो गई कि हमारे पास मान लो कोई न्यूट्रल एटम है, ठीक है, ये न्यूक्लियाई हो गया और ये कोई एटम हो गया। हमारे पास कोई न्यूट्रल एटम है और इसमें से हमने मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद इसमें मान लो पहले इलेक्ट्रॉन्स थे बहुत सारे, और इसमें से हमने कोई इलेक्ट्रॉन, मान लो 4 थे, और इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स बच गए।
तो इलेक्ट्रॉन्स क्या क्या हमने निकाला है, और इलेक्ट्रॉन्स निकालने पे नेगेटिव चार्ज जो हो जाएगा वो तो कम हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले तो एटम न्यूट्रल था, जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उतने हमारे पास प्रोटॉन होंगे, पर बाद में इलेक्ट्रॉन एक निकाल लिया लेकिन प्रोटॉन तो उतने ही है, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा जिससे कैटायन बनेगा, और कैटायन बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिएगी वो आयनन ऊर्जा या आयोनाइजेशन एनर्जी होगी हमारे पास। यानी कि सीधी सी बात ये हो गई कि कोई भी न्यूट्रल एटम हमारे पास, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन सीधा तो निकलेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम IP कहेंगे, और इसको हम लैंग्वेज में लिखेंगे द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एनी न्यूट्रल एटम, या फिर किसी भी उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, कहाँ से, बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा IP कहलाती है। ठीक है, तो ये तो होगी IP की डेफिनेशन, नॉर्मल डेफिनेशन है। और अगर इसको हम और ज़्यादा देखें कि भाई इसको और ज़्यादा लैंग्वेज में लिखें, तो किसी भी उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को अनंत प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी Z इफेक्टिव से या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से अनंत दूरी तक ले जाने में आवश्यक ऊर्जा IP कहलाती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाती है। अब ये क्या बोल दिया मैंने, ये तो मैंने खतरनाक सी बात बोल दी। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि उदासीन परमाणु है, उसके बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन्स को Z इफेक्टिव से अनंत दूरी तक, Z इफेक्टिव से अनंत दूरी यानी कि एक ऐसे जगह लेके जाएंगे इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के कि इस न्यूक्लियाई का कोई असर ना पड़े। और न्यूक्लियाई का असर कहाँ तक पड़ता है, बाह्यतम कोश तक पड़ता है। यानी सीधी सीधी बात ये है, घुमा फिरा के ये कहा अगले ने कि बाह्यतम कोश से निकालना इलेक्ट्रॉन्स, और बाह्यतम कोश से निकलते ही अपने आप इसका कोई असर नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रॉन पे, Z इफेक्टिव का कोई असर नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स पे, उसी को बोलेंगे अनंत दूरी तक ले जाना। यानी कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को खींच के बाहर निकाल देना है, और उसके अंदर जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना उस चीज़ को हम IP कहेंगे। तो ये तो हो गई हमारी IP की डेफिनेशन, आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और एक बार फिर से इसको रीड कर लेंगे तो आई होप कि और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो IP तो ये हो गई हमारी कि IP होती है। अब 3D सीरीज़ में IP का क्या ट्रेंड होता है, 3D सीरीज़ में IP कैसे वेरी करती है। तो 3D सीरीज़ में हम क्या कहते हैं कि साइज़ में हमने देखा था IP जो होती है ना, IP यानी इलेक्ट्रॉन्स निकालने की जितनी ऊर्जा चाहिए। अब ये हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए एनर्जी चाहिए, तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे, इससे छुटा के निकाल रहे, यानी इसका कोई तो फ़र्क पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स निकालने पे। अब Z इफेक्टिव ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित करेगा, प्रबलता से आकर्षित करेगा, और इसके चंगुल से इसको छुटाना है तो उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा न्यूक्लियाई उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी Z इफेक्टिव जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, उतना ही जोर आएगा इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने के लिए। ठीक है, यानी कि Z इफेक्टिव जो है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IP है। क्या कहा मैंने, Z इफेक्टिव जितना ज़्यादा होगा, यानी कि इस न्यूक्लियस पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा, इसकी स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा जोर आएगा इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियाई इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्गली बांधे हुए है, इसको ही नहीं, सिर्फ इसको यानी बाह्यतम कोश के सारे इलेक्ट्रॉन्स को ये प्रबलता से आकर्षित किए हुए है, और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, इसके आकर्षण से छुटाएंगे तो उसमें आएगा जोर, उसमें लगेगी एनर्जी, और वो एनर्जी उतनी ज़्यादा लगानी पड़ेगी जितना इसमें जोर आएगा। यानी कि इसका जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी ना, Z इफेक्टिव जितना ज़्यादा होगा IP उतनी ज़्यादा होगी। क्यों होगी? कि उतना ही जोर आएगा। तो ये हमने समझ लिया कि Z इफेक्टिव जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी कौन सी? IP यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये कहेंगे कि Z इफेक्टिव जो है
वो ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा चाहिएगी और जेड इफेक्टिव कम होगा तो एनर्जी कम चाहिएगी। यानी कि इसको हम ये कह सकते हैं कि आईपी जो होगी वो एटॉमिक साइज़ की या फिर कहें जेड इफेक्टिव की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो आईपी भी ज़्यादा होगी, जेड इफेक्टिव कम होगा तो आईपी भी कम होगी। यानी जेड इफेक्टिव है वो अगर ज़्यादा हुआ तो आईपी भी ज़्यादा और अगर कम हुआ तो आईपी भी कम होगी। यानी इसकी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो हम ये देख लेंगे कि जेड इफेक्टिव कैसे वेरी कर रहा है, उस चीज़ के अकॉर्डिंग आईपी भी वैसे ही वेरी करेगी। ठीक है, और जेड इफेक्टिव जो होता है इसका भी एक रिलेशन है कि ये होता है एटॉमिक साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये भी तो हमें पता है, ये भी तो एक रिलेशन हमने निकाला था कि जेड इफेक्टिव जो होता है एटॉमिक साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा जेड इफेक्टिव कम होगा और एटॉमिक साइज़ घटेगा तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा। यानी जितना छोटा परमाणु होगा उसमें न्यूक्लियस उतनी ही ज़्यादा प्रबलता से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को बांधे रखेगा तो जेड इफेक्टिव उतना ही ज़्यादा होगा। और इलेक्ट्रॉन बड़ा होगा तो न्यूक्लियाई है वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पे, तो साइज़ क्या होगा, फैल के बढ़ जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि जेड इफेक्टिव इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज़ के और जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आईपी के। यानी कि सीधा सीधा बात होगी कि आईपी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी एटॉमिक साइज़ की। क्या कहा मैंने, आईपी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी एटॉमिक साइज़ की, एटॉमिक साइज़ की। यानी कि आईपी जो है हमारी वो एटॉमिक साइज़ अगर बढ़ेगा तो आईपी कम होगी। क्यों, बड़े साइज़ का एटम होगा। मान लिया हमारे पास कोई एटम है जो कि बहुत बड़े साइज़ का, इतने बड़े साइज़ का एटम है, न्यूक्लियस इतना छोटा सा है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पा रहा है बेचारा प्रबलता से, यानी आकर्षित कर रहा है पर बहुत ज़्यादा प्रबलता से आकर्षित नहीं कर पा रहा, तो इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से निकाल के ले जाएंगे हम तो बाहर। लेकिन अगर एटम बहुत छोटा सा है, ये न्यूक्लियाई है, ये एटम, ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल का, तो ये तो इसको बहुत स्ट्रांगली बाइंड किया हो ना, प्रबलता से आकर्षित कर रखा है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से इसको बांध रखा है, प्रबलता से बांध रखा है इसको, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो जोर आएगा। यानी कि एटॉमिक साइज़ बड़ा होगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एटॉमिक साइज़ छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन मुश्किल से निकलेगा। यानी कि ये बात तो क्लियर हो गई कि एटॉमिक साइज़ का असर पड़ रहा है आईपी के ऊपर। बड़ा साइज़ होगा आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, आईपी कम होगी, यानी साइज़ बड़ा होगा तो आईपी कम होगी, और साइज़ छोटा होगा ज़्यादा जोर आएगा, ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो आईपी ज़्यादा होगी। यानी कि एटॉमिक साइज़ जो है बड़ा होगा आईपी कम होगी, छोटा होगा आईपी ज़्यादा होगी। यानी एटॉमिक साइज़ हमने देख लिया कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आईपी की। आईपी जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज़ की, या एटॉमिक साइज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आईपी की। तो ये तो हमने देख लिया कि साइज़ पे क्या इफेक्ट पड़ता है आईपी का, ये भी हमने देख लिया कि साइज़ का क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी हमने देख लिया कि अगर हम ये कह रहे हैं कि आईपी होती क्या है, साइज़ का क्या फ़र्क पड़ता है एटॉमिक साइज़ का, और ये भी हमने देख लिया कि जेड इफेक्टिव का क्या फ़र्क पड़ता है। बट अगर हम 3D सीरीज़ की बात करें, 3D सीरीज़ यानी कि स्कैंडियम से लेके जिंक तक, तो उस समय आईपी का क्या ट्रेंड होता है, उस समय आईपी क्या कैसे होती है। तो हमने एटॉमिक साइज़ बताया कि एटॉमिक साइज़ होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो एटॉमिक साइज़ वाला अगर ट्रेंड आपको ध्यान है ना तो आईपी में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका रिलेशन आपको याद रखना ही पड़ेगा कि एटॉमिक साइज़ जैसे जैसे वेरी करेगा वैसे आईपी होगी, पर फिर भी इतना वो नहीं है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि हमने तो देखा था कि स्टार्टिंग में एटॉमिक साइज़ होता है ना, क्योंकि पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो स्टार्टिंग में एटॉमिक साइज़ कम होता है क्योंकि जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है, बीच में लगभग बराबर हो जाते हैं क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट और जेड इफेक्टिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। अब क्या होता है ये दोनों चीज़ें, इसके लिए तो आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। और एटॉमिक साइज़ जो होता है वो लास्ट में जाते हैं तो एकदम से बढ़ जाता है, एटॉमिक साइज़ एकदम से बढ़ जाता है। बट एक्चुअली क्या होता है ना कि ये सारे पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज़ जो है ना वो कम होता है। यहाँ पे रूल ये होता है कि पहले कम होता है फिर बराबर होता है फिर बढ़ता है, बट इतना ज़्यादा अंतर नहीं होता इस समय।
इनमें देखें ना कि इसके रिस्पेक्टिवली या फिर इन दोनों को कंपेयर करें तो इससे इसकी तरफ जाते हैं तो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, इनमें अगर कंपैरिजन करें तो। पर अगर ओवरऑल देखते हैं ना, ओवरऑल अगर देखें तो पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर देखें तो इनका साइज़ है ना, सबसे तो नहीं पर बहुत ज़्यादा छोटा होता है। यानी कि इनका जो साइज़ होता है ना स्कैंडियम टू जिंक जाने पे, वेरी स्मॉल साइज़। इनका जो आकार होता है वो बहुत छोटा होता है, और आकार छोटा होता है तो साइज़ क्या होता है, वो साइज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आईपी के। यानी कि साइज़ अगर छोटा होगा तो आईपी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसलिए हम कहेंगे कि 3D सीरीज़ में के एलिमेंट्स के लिए कि आईपी जो होती है सफिशिएंटली हाई होती है, सफिशिएंटली हाई होती है, या फिर ये कहें कि इनके आईपी के मान पर्याप्त उच्च होते हैं। सफिशिएंटली हाई यानी पर्याप्त उच्च आईपी होती है। अब पर्याप्त उच्च मतलब कि काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि साइज़ छोटा होता है। हमने कहा ओवरऑल इनका साइज़ छोटा है, वैसे तो इसके अंदर हम